हाय गाइस। जो हमने एफआर न्यू सिलेबस का एमटीपी लाइव डिस्कशन लिया था, हमने मैक्सिमम डिस्कशन कर लिया था पूरे पेपर का, बट फिर भी हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए थे आखिरी के, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमने वैसे ही ले लिया था। लगभग जो पहला वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। तो यही डिसाइड हुआ था उस वीडियो में कि मैं एक पार्ट 2 लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मैं बाकी के जो 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा सारे के सारे। सो मैं अभी इस वीडियो में बचे हुए एमटीपी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, और ये वीडियो मैं जैसे ही रिकॉर्ड कर लूँगा तो मैं उसको अपलोड कर लूँगा वी स्मार्ट अकेडमी चैनल पे और अपने जय चावला चैनल पे, ताकि आप अगर जो बचा हुआ पार्ट है अगर वो देखना चाह रहे तो देख सकते हैं। क्योंकि उसमें जो 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसमें इंड एस 115 का एक अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करना है, ऑल्दो वो पहले भी आ चुका है। और इसके अलावा एक इंड एस 33 पर क्वेश्चन है अच्छा, हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है, वो डिस्कस ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट है। बट हम सारे क्वेश्चन अभी 4-5 क्वेश्चन ही हैं, जल्दी से जल्दी डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था, फिर क्वेश्चन नंबर 5A हमने छोड़ दिया था, और 5B एनालिसिस वाला रेक्टिफिकेशन वाला हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5A जो इंड एस 23 पर है, और जो बिल्कुल सेम डिट्टो लिया गया है आरटीपी नवंबर 19 से। मैक्सिमम क्वेश्चंस आरटीपी नवंबर 19 या आरटीपी मई 18, मई 19 या एग्जामिनेशन पेपर से ही लिए गए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 19 ए लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹22 lakhs. The land under the building is regarded as a separate asset, it is not a part of qualifying asset. Qualifying asset का पार्ट लैंड नहीं होगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पोर्शन होगा। The building was completed at the end of March 2020. During the period, the following payments were made to the contractor. अलग अलग पेमेंट्स अलग अलग डेट्स पर किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 30 जून, 31 दिसंबर, 31 मार्च। मान लीजिए इस क्वेश्चन में डेट एग्जैक्ट ना दी होती, सपोज ऐसा कुछ दिया होता, मंथ वाइज दिया होता, तो हम ये अज्यूम करते कि मंथ के बिगिनिंग में वो खर्चे हुए हैं। क्या अज्यूम करते? मंथ के बिगिनिंग में। ठीक है, अभी तो उन्होंने एग्जैक्ट डेट दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एज बोरोइंग एज इट्स एंटिटी एज बोरोइंग एज इट्स ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वर एज फॉलोज। पहली जो बोरिंग दी हुई है वो स्पेसिफिक बोरिंग है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। 10% 4-year नोट विथ सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली विच रिलेट्स स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट। आपको येलो करके मार्क करके दिखाया है मैंने, येलो मार्क किया हुआ है, स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। डेट आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 7 लाख, इंटरेस्ट 65,000 वॉज इनकर्ड ऑन दिस बोरिंग। अब अगर उन्होंने आपको इंटरेस्ट निकाल के दिया है तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हमें लगता है कि यार 7 लाख का 10% तो सर 70,000 होना चाहिए, इन्होंने 65,000 दिया है। आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, आपको इन्होंने इंटरेस्ट निकाल के दिया है तो बस आपको वैसा ही फॉलो करना है। इसके अलावा बोल रहा है कि कुछ इंटरेस्ट इनकम भी हुई है हमें 20,000 की ऑन दीज फंड्स वाइल दे वर हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ पेमेंट्स। मतलब कुल मिला के आपने इन स्पेसिफिक बोरिंग्स को टेम्पररी कहीं पर पार्क कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, और वहां से आपको 20,000 का फायदा हुआ। तो कुल मिला के 65 माइनस 20 तो आपको 45,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग लगा है, जो कि आपका पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा। हाँ, आपको बात ध्यान क्या रखनी है? ध्यान ये रखने की आपका बोरिंग कितना था? 7 लाख का बोरिंग था, जबकि हमने अप्रैल में कितना खर्चा किया है? 2 लाख का खर्चा किया है। तो हम ये मान के चलेंगे आउट ऑफ स्पेसिफिक से होगा। हम ये मान के चलेंगे जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए आप लोन लेते हो, और आपका कोई स्पेसिफिक लोन होता है, और स्पेसिफिक के अलावा आपके पास कुछ जनरल बोरिंग्स भी होती है जो कि आपने यूज की होगी। आप देख सकते हो आपका कुल मिला के खर्चा 22 लाख का हुआ है, जबकि आपका स्पेसिफिक बोरिंग तो 7 लाख का है। तो बाकी का पैसा आपने कहां से यूज किया होगा? ऑब्वियसली आपके पास हो सकता है अदर बोरिंग्स हो, जनरल बोरिंग्स। पर ऐसे केस में हमेशा मान के चलेंगे कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में स्पेसिफिक बोरिंग को ही यूज किया होगा, अगर स्पेसिफिक बोरिंग हमने शुरू में ही कर ली थी तो। ठीक है, तो हमने ये स्पेसिफिक बोरिंग से खर्चा किया होगा। नेक्स्ट जो 6 लाख है, 6 लाख के 2 हिस्से होंगे। इसमें से हमने मान लेंगे कि जो 5 लाख है वो आउट ऑफ स्पेसिफिक रहेगा, और 1 लाख आउट ऑफ जनरल रहेगा। ठीक है, मतलब आप हमेशा स्पेसिफिक बोरिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, बट ये भी याद रखोगे कि स्पेसिफिक बोरिंग का डेट ऑफ बोरिंग क्या है।
ऐसा तो नहीं कि 1 अप्रैल को हमने अमाउंट बोरो किया ही नहीं था स्पेसिफिक, हो सकता है हमने 30 जून के बाद अमाउंट बोरो किया हो स्पेसिफिक, तो इसका मतलब इन दोनों स्टार्टिंग में सिर्फ जनरल बोरिंग ही लग सकती है। तो आपको ये याद रखना है। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है स्पेसिफिक बोरिंग शुरू से चल रही है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे। आगे कह रहा है 12.5% 10-year नोट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली डेट आउटस्टैंडिंग एट 1 अप्रैल 19 अमाउंटिंग टू 10 लाख एंड रिमेन्ड अनचेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर। शुरू से ये डेट आउटस्टैंडिंग है, पर ये बताया नहीं गया कि ये स्पेसिफिक लिया गया, ऊपर जैसे बताया गया था स्पेसिफिकली, वैसे ही 10-year नोट सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली डेट आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल अमाउंटिंग टू 15 लाख रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये दोनों के जो दोनों हैं, ये दोनों बी और सी वाला जो पॉइंट है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है, क्योंकि यहां पर कहीं पे भी नहीं बोला गया कि स्पेसिफिकली टेकन फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे इन दोनों के लिए, क्योंकि 12.5% है और 10% है, तो हम इसका एक वेटेड एवरेज बोरिंग रेट निकालेंगे। आइए हम करके देखते हैं। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने स्पेसिफिक बोरिंग निकाल के बताया कि भाई 65 में से 65 गिवन है, याद रखना, उसमें से 20 गया, 45,000 का आपका फुल्ली कैपिटलाइज होगा, फुल्ली कैपिटलाइज टू क्वालिफाइंग असेट। आई बात समझ में? लैंड आपका क्वालिफाइंग असेट नहीं है। अब आते हैं जनरल बोरिंग कॉस्ट पर। जनरल बोरिंग कॉस्ट आपकी दो प्रकार की है, 12.5 और 10%। आपने उसका इंटरेस्ट निकाल लिया, टोटल इंटरेस्ट आ गया, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल बोरिंग इनटू 100, ये आ गया 11.1% आपका वेटेड एवरेज बोरिंग रेट। अब ये 11% किस पे अप्लाई होगा? आइए, जब हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हमने क्या क्या स्पेसिफिकली इनकर किया, तो हम बोलेंगे भाई 2 लाख तो हमने स्पेसिफिक बोरिंग से इनकर किया, 2 लाख हमने इनकर किया आउट ऑफ स्पेसिफिक, 6 लाख में से 5 लाख आउट ऑफ स्पेसिफिक था और 1 लाख जो था वो आउट ऑफ जनरल था, तो 1 लाख के ऊपर लगेगा 11%। 11 ही आ रहा है ना, 275 डिवाइडेड बाय 25, 11%। तो 1 लाख के ऊपर हमने 11% लगाया। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का कैसे? क्योंकि 30 जून को एक्सपेंडिचर किया और 31 मार्च 2020 इज अ ईयर एंडिंग डेट, 9 मंथ्स। फिर रिमेनिंग 12 लाख, जो 12 लाख का फिर से खर्चा किया, हम मान लेंगे पूरा का पूरा जनरल से है क्योंकि हमने स्पेसिफिक बोरिंग तो यूज कर ली है। फिर 2 लाख का और खर्चा किया, पर 2 लाख का जो खर्चा किया वो 31 मार्च को किया, मतलब ईयर एंडिंग पे किया, तो इस पे एक्चुअली में अगर आप करोगे तो 2 लाख इंटू 11% 0/12, तो ये तो नील आएगा। कुल मिला के हमारा जनरल बोरिंग कॉस्ट जो हमें कैपिटलाइज करना चाहिए वो आएगा 41,250। टोटल कितना कैपिटलाइज होगा? 45,000 स्पेसिफिक और 41,250 जनरल, बाकी आपका P&L में जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितना करेंगे। आप अगर अलग से निकालना चाहो P&L में कितना जाएगा, तो 275 में से आपका जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन 41,250 हटा दीजिए, बाकी आपका P&L हो जाएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाता, फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को होगी। चलिए, तो 5A हमने कर लिया, 5B हमने ऑलरेडी कर लिया। आई मस्ट से 5B आप एग्जाम में ज़रूर करके जाना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कहा जाता है कि ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। और यस, बात तो सही है कि इंस्टीट्यूट जब से न्यू सिलेबस आया है तब से लेकर देखा जा रहा है कि जो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछ रहा है जहां की कुछ बैलेंस शीट में एरर्स हो तो वो बताइए, आपके रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट बताइए, मतलब इंस्टीट्यूट का इंटेंशन है कि बच्चों को पता होना चाहिए इंड एएस की नॉलेज के अकॉर्डिंग की बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये हमने क्वेश्चन कल ही डिस्कस कर लिया था। हालांकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा होगा मेरा, या क्वेश्चन नंबर 4 इसी एमटीपी का अगर आपने कर लिया होगा, तो उसके सामने ये आपको बहुत ही बच्चा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है ना। अब आते हैं 6K में। 6K में क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है एमटीपी का, उसमें A, B फिर C के लिए उन्होंने बोला है कि भाई C में उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, कोई भी एक कर लो। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 3 करने हैं, 5, 10, 15 और 5 मार्क्स का एक और। ठीक है, ये इंड एएस 20 के ऊपर है, एग्जाम नवंबर 18 में ये क्वेश्चन आ चुका है। How will you recognize and present the grant received from government in the following cases as per Ind AS 20? पहला, A Limited received 1 acre of land to set up a plant in backward area. Fair value of land 12 lakhs and acquired value by government is 8 lakhs. आपको जब कोई भी असेट मिलता है इन काइंड में, मतलब नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिलता है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिला,
कि एट कंसेशनल रेट मिला, अक्वायर्ड वैल्यू इसकी 8 लाख है, आपको मिला है ये यहां पर इसको आप अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है अक्वायर्ड वैल्यू बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने ये लैंड 8 लाख की खरीदी थी, आपको ये कितने का मिला है? नहीं, ये आप बोल सकते हो कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है। यहां पर वर्ड पढ़ के एक्वायर्ड वैल्यू बाय गवर्नमेंट पढ़ के ये भी लग रहा है कि अक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं है, अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को ये लैंड कितने की पड़ी थी उससे हमें मतलब नहीं है। क्या हमने ये फ्री में मिली है? यस। अगर हमें फ्री में मिली है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो नॉमिनल वैल्यू या तो फेयर वैल्यू। आप अगर इसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे तो ज्यादा अच्छा है, पर आप आंसर में दोनों लिख के आ सकते हो, ठीक है ना। यहां पर हालांकि मैंने आंसर में क्या लिखा है, लैंड शुड बी रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू दैट इज 12 लाख और एट नॉमिनल वैल्यू। ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था नवंबर 18 में, तब तक अमेंडमेंट नहीं हुए थे। अमेंडमेंट से पहले सिर्फ फेयर वैल्यू अलाउ थी, अब फेयर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों अलाउड है। दूसरा, बी लिमिटेड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ लोन फॉर सेटिंग अप अ प्लांट एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको लोन मिला गवर्नमेंट से कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहां पर आप इंडिया 109 के अकॉर्डिंग इस लोन का फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट निकालोगे और प्रोसीड्स में से माइनस करोगे, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा दैट विल बी द बेनिफिट फॉर यू, दैट मींस द गवर्नमेंट ग्रांट। Loan should be initially recognized at present value of future cash outflows at ERI, that is आप fair value fair financial liability component निकाल के इंडिया 109 के हिसाब से बुक करोगे। Grant will be the difference between, ये important point है, grant will be the difference between proceeds received and initial recognition of loan amount, ठीक है। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा इंडेक्स 20 में, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे पता है कि आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। डी लिमिटेड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख फॉर द इमीडिएट सेटअप ऑफ बिजनेस विदाउट एनी कंडीशन। इंपॉर्टेंट देखो क्या लिखा है यहाँ पर, विदाउट एनी कंडीशन। जब भी कोई कंडीशन आपके साथ अटैच नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको P&L में ले जाओगे, कहीं आपको कैपिटलिज्म में बुक करने की जरूरत नहीं, आप पूरा का पूरा P&L में ले जाओगे, आप उसको P&L में डाल दोगे इमीडिएटली। S Limited received 10 lakh for the purpose of machinery costing rupees 80 lakh, useful life of the machinery 10 year, depreciation on this machinery to be charged on straight line basis। आपको जब भी ग्रांट किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिलती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एसेट की कॉस्ट में से लेस करते हो, या तो आप अलग से उसको डेफर्ड इनकम बुक करते हो। डेफर्ड इनकम को आप अमोर्टाइज करते हो, मतलब P&L में चार्ज करते हो ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन हुए। ऑप्शन 1, डिडक्ट ग्रांट अमाउंट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ PP, charge depreciation at 70 lakhs only, rupees 10 lakh credit to government grant account and transfer P&L over the life of the 10 years, that is 1 lakh per annum, charge depreciation on 80 lakhs। क्या होगा, डिडक्ट कर लोगे तो रिमेनिंग 70 lakhs पे चार्ज करोगे, डिडक्ट नहीं करोगे एसेट में से तो 80 लाख पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और अलग से डेफर्ड इनकम माना जाएगा। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 25 लाख to U Limited for research and development of the medicines for breast cancer, even though similar medicines are available in the market but are expensive। ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए आपको एक मेडिसिन निकालने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ग्रांट मिला है। हालांकि सिमिलर डिजीज के लिए ऑलरेडी मेडिसिन हैं बट वो बहुत महंगी हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि सस्ती मेडिसिन आए। कंपनीज टू इंश्योर बाय डेवलपिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, ये कंडीशन है, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। कंपनी को किसी भी तरीके से 2 साल के अंदर अंदर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। दैट कॉस्ट कम्स डाउन एट लीस्ट बाय 50, और अगर ये हो गया तो इससे और कम से कम आपको 50% कॉस्ट कम डाउन करनी है। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं, आपको ये ग्रांट 2 साल में अमोर्टाइज करनी पड़ेगी क्योंकि 2 साल का कंडीशन अटैच है, फुलफिलमेंट है। इंटायर गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी डिफर्ड एंड ट्रांसफर टू P&L ओवर द 2 years बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉस्ट फॉर विच ग्रांट आर इंटेंडेड टू बी कॉम्पनसेटेड प्रोवाइडेड कंडीशंस वुड बी कंप्लाइड। सो बेसिकली हमारी क्या ऑब्लिगेशन है, जब भी ग्रांट आपको मिलती है आपको ये चेक करना पड़ता है कि कोई फर्दर हमें ऑब्लिगेशंस हैं क्या, नहीं है तो विदाउट कंडीशन आप पूरा का पूरा P&L में डालो। अगर हमारी फर्दर कुछ ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल तो आप अमोर्टाइज करते हो उसको, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6A। आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। पार्ट 1 में मैंने बोला था स्पेसिफिकली कि मैं क्वेश्चन आपको ये करवाऊंगा 115 का कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स पे ऊपर क्वेश्चन है। ये RTP में 19 का क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा शायद मैंने पहले एग्जामिनेशन क्वेश्चन बोल दिया था। यह RTP नवंबर 19 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है पर आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं, आने के फुल चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर आपको ये कहा गया है
कि जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, और जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार, फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो कई बार शॉपिंग मॉल में आपको ऑफर्स मिलते हैं। किस प्रकार के ऑफर्स मिलते हैं कि आप अगर 5,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको हम 5,000 की शॉपिंग पे 100 पॉइंट्स क्रेडिट कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पे। आजकल कहीं भी अपन शॉपिंग करने जाते हैं किसी मॉल वगैरह में, तो हमें हमारा नंबर पूछा जाता है, नंबर के बेसिस पर हमारे पास उनका खाता रहता है। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ शॉपिंग वी विल रिसीव सम पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स। वो क्रेडिट पॉइंट्स का क्या होगा, जब हम अगली बार परचेज करने आएंगे उन पॉइंट्स की वैलिडिटी होती है कि आप उनको 1 साल तक यूज कर सकते हो, 6 महीने तक यूज कर सकते हो, 2 साल तक यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। तो आप उन पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हो, तो आपको वो पॉइंट्स मिलते हैं। अगली बार आप जाओगे परचेज करने, आप बोलोगे कि मेरे पॉइंट्स चेक करना कितने बचे हैं, ये रिडीम कर लेते हैं। तो आपका अगली बार अगर बिल आएगा 10,000 रुपए का, तो उसमें से हो सकता है आपका 1,000 रुपए बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट्स आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गए आप, मतलब कस्टमर। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स को अवेल करने के लिए, मतलब जब ये पॉइंट्स एज ए डिस्काउंट की तरह जब एंटिटी प्रोवाइड करती है, तो इसकी अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग क्या होती है इन अ सिंपल सेंस, अकाउंटिंग कुछ ऐसे होगी कि मान लीजिए कंपनी ने बोला कि अगर आप शॉपिंग करते हो 5,000 की और अबव, तो हम आपको पॉइंट्स देंगे 100 विल बी गिवन, और आप इन पॉइंट्स को अगली परचेज में रिडीम कर सकते हो। ईच पॉइंट हैविंग वैल्यू ऑफ से 2 रुपीज, हर एक पॉइंट की 2 रुपए की वैल्यू है। मतलब मान लीजिए मैं गया और मैंने 5,000 की शॉपिंग की, मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 100 पॉइंट। 100 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हुई, 2 रुपए। तो टेक्निकली एंटिटी को कितना प्रोसीड हुआ, एंटिटीज प्रोसीड 5,000। इंड एस 115 कहता है कि यहां पर एंटिटी की 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। एक जो एट द पॉइंट ऑफ टाइम कंप्लीट भी हो गई, आपने हमसे गुड्स परचेज किए 5,000 के, हमने आपको गुड्स दे दिए, आपने हमें पैसे दे दिए, फर्स्ट ऑब्लिगेशन डन। बट यहां पर एंटिटी की एक और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक और है। स्टेप नंबर 2, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना। एक्चुअली यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि एक और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स 100 पॉइंट्स। आपको यह सोचना है कि कस्टमर अगली बार अगर आएगा तो ये अपने पॉइंट्स रिडीम करवा सकता है। अच्छा, अब ये तो एक कस्टमर है, इसके आने के चांसेस कितने हैं, क्या ये आएगा, क्या ये विद इन टाइम आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 साल का टाइम दिया है। तो एंटिटी बोलती है कि एंटिटी अपना एस्टिमेट लगाती है कि यार ये तो वेरिएबल कंसिडरेशन हो गया, मतलब हो सकता है आए भी, हो सकता है नहीं भी आए। तो एंटिटी बेस्ड ऑन दैट एक्सपेक्टेशन निकालते हैं कि क्या होगा, एंड कस्टमर आएगा, कितना % कस्टमर आएगा जो अपने पॉइंट्स क्रेडिट करवाएगा। पर हमारी ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आएगा। तो ऐसे केस में जितना भी आपको पैसा मिला है, दिस इज फॉर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। यहां पर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो आपको इसको अलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। याद आ रहा कि नहीं? तो यहां पर एक होगा सेल ऑफ गुड्स और दूसरा पॉइंट्स टू बी गिवन। तो पॉइंट्स टू बी गिवन का अगर आप स्टैंड अलोन प्राइस निकालो तो 200 रुपए। कैसे 200 रुपए? ईच पॉइंट की वैल्यू 2 रुपए इंटू 100, 200 रुपए। और सेल ऑफ गुड्स का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस तो बेसिकली दिया नहीं हुआ है, मतलब हमने तो टोटल मिला के 5,000 में सेल किया है। अगर हम पॉइंट्स ना देते तो क्या स्टिल हम 5,000 में ही सेल करते? कह भी सकते हैं हाँ या ना। तो क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस यही 5,000 होगा।
5,000। हमें क्या करना है, हमें टोटल 5,000 प्रोसीड्स को 5,000 डिवाइडेड बाय 5,200 में डिवाइड करना है, अपोर्शन करना है। कितना होगा 4808। ये आप आज ही के दिन सेल बुक कर लोगे, रेवेन्यू बुक कर लोगे, ठीक है ना। दूसरा 5,000 का प्रोसीड इंटू 200 डिवाइडेड बाय 5,200, आप 4808 में से भी माइनस कर सकते हो। ये जो 192 रुपीज है आप इसको लाइबिलिटी दिखाओगे। सर लाइबिलिटी क्यों दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये पैसा 192 आज ही रिसीव कर लिया कस्टमर से एडवांस, पर हो सकता है ये कस्टमर जब हमारे पास वापस आएगा विद इन 2 ईयर्स तो हो सकता है वो अपने पॉइंट्स को रिडीम करवाए। जब वो अपने पॉइंट्स को रिडीम करवाएगा तो हमें 192 का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप जानते हो, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी, आई डोंट नो ये चीज़ कितनी सही है या गलत है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो, स्पेशली मैंने शॉपर स्टॉप पे ये देखी कि साला जब हम परचेसिंग करने जाते हैं काउंटर पे खड़े होते हैं तो उस टाइम पे वो आपसे पूछता है आपका नंबर बताइए, आपसे वो नंबर जरूर पूछेगा, उस नंबर के बेसिस पे सॉफ्टवेयर में आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर आपको याद रहता है कि आपके पॉइंट्स हैं। जब तक आप उनसे स्पेसिफिकली नहीं पूछते हो ना तब तक वो आपको आपके पॉइंट्स रिडीम करवाते ही नहीं है। मतलब मैंने बहुत ही कम देखा ऐसा कि खुद सामने आके वो आपको बोलते हैं कि आपके इतने पॉइंट्स हैं मैं रिडीम कर दूं क्या। बोलना पड़ता है कि मेरे कोई पॉइंट्स हैं, वो बोलता है कि नहीं कोई पॉइंट्स नहीं है। तो भाई पिछली बार तूने नंबर भी तो लिया था, तूने पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट किए थे। मतलब बेसिकली हमें खुद से बोलना पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है कि कंपनी कभी नहीं चाहती कि आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करवाओ। वो स्टार्टिंग में आपको पॉइंट जरूर देती है पर कंपनी चाहती नहीं कि आप अपने पॉइंट्स रिडीम कराओ। और मैं बिलीव मी कंपनी पहले से ही मान के चलती है कि 50% कस्टमर्स टर्न अराउंड नहीं करेंगे, मतलब 50% कस्टमर्स पॉइंट्स के लिए वापस शायद नहीं आएंगे। वही कस्टमर आता है जो रेगुलर कस्टमर होता है। तो इसको आप लाइबिलिटी मान लोगे। अगर आप अगले साल आ गए और आपने पॉइंट्स रिडीम करवा लिए तो उस टाइम पे 192 को आप रेवेन्यू बुक कर लेना। अगर आप 2 साल के अंदर आई नहीं और ये लैप्स हो गया तो लैप्स होने के बाद आप इसको रेवेन्यू बुक करोगे, क्योंकि अब तो कस्टमर आएगा ही नहीं, 192 मेरा हो गया। ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्या है क्वेश्चन, आइए। बस ये है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है चीजों को और अमाउंट बहुत बड़ा कर दिया है। KK runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of ₹500। हर 500 रुपए की परचेज पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय द कस्टमर फॉर द फर्दर शॉपिंग। जब आप नेक्स्ट शॉपिंग करोगे तो आप उन 10 पॉइंट्स को क्रेडिट कर सकते हो। अनयूटिलाइज्ड पॉइंट्स विल लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 2 years ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट। 2 साल बाद ये आपके लैप्स हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 0.5, मतलब 500 पे आपको 10 पॉइंट मिलेंगे तो 10 पॉइंट इंटू 0.5 मतलब 5 रुपए। सीधी बात है, 500 रुपए पर आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, पर वो 5 रुपए का डिस्काउंट 500 रुपए पर नहीं मिलेगा, अगली वाली परचेज पे मिलेगा। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 1920 एंटिटी अवॉर्डेड, माय गॉड कितने पॉइंट्स हैं आगे। चलिए, तो 1 करोड़ पॉइंट इंटू 0.5 मतलब 50 लाख रुपीस के पॉइंट्स अनयूटिलाइज्ड है, मतलब का पॉइंट्स का डिस्काउंट देगी कंपनी अगली बार। टू वेरियस कस्टमर्स ऑफ विच 18 lakhs पॉइंट्स रिमेन्ड अनडिस्काउंटेड। करंट ईयर में कंपनी ने 1 करोड़ पॉइंट्स क्रेडिट किए कस्टमर्स को, उसमें से अनअवेल्ड अनडिस्काउंटेड 18 लाख ईयर एंडिंग पे बचे हैं। मतलब आउट ऑफ 1 करोड़ 18 lakhs आर स्टिल अनयूटिलाइज्ड। इसका मतलब 82 लाख पॉइंट्स आर नाउ यूटिलाइज्ड इन द सेम ईयर। सोचो, सेम ईयर में मैंने पॉइंट्स आपको दिए, आपने सेम ईयर में पॉइंट्स यूटिलाइज भी करवा, तो कंपनी के पास सेम ईयर में
1 करोड़ में से 18 पॉइंट्स छोड़कर 18 लाख पॉइंट छोड़कर 82 लाख पॉइंट रिडीम भी हो गए, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। सिर्फ 18 लाख पॉइंट अभी तक रिडीम नहीं हुए हैं जो अगले 2 साल तक जा सकते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% विल बी डिस्काउंटेड इन फ्यूचर, ऑफ विच नॉर्मली 60-70% आर रिडीम ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस 18 लाख में से भी अगले 2 साल में सिर्फ 80% ही रिडीम होंगे, 20% रिडीम नहीं होंगे, और जस्ट अगले साल में तो 60-70% हो ही जाएंगे। अब जस्ट अगले साल में कितने हो कितने नहीं हो वो कुछ नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 80% ही ओवरऑल 2 सालों में रिडीम होंगे। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1 करोड़ पॉइंट्स में से 82 लैक्स रिडीम हो गए इन करंट ईयर। कितने हो गए, कितने बचे? 18 लैक्स। ठीक है ना, 18 लैक्स बचे, नॉट येट रिडीम्ड। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि ओवरऑल 80% ही होगा, 80% विल बी रिडीम्ड। तो 18 लाख का 18%, 80%, 14,40,000। तो इसका मतलब मैनेजमेंट ये मान के चल रहा है कि कुल मिला के 1 करोड़ पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। 82 लाख पॉइंट्स हमने रिडीम कर लिए और बस आगे चल के 14,40,000 पॉइंट से रिडीम होंगे। तो 82 प्लस 14.40 तो कुल मिला के 96 लाख 40 पॉइंट्स ही ओवरऑल रिडीम होंगे, रिमेनिंग होंगे ही नहीं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? जर्नल एंट्री के थ्रू आपको ट्रीटमेंट बताना है। क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ शुड द रिकॉग्निशन बी डन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10 लाख ऑन अ पर्टिकुलर डे। मान लीजिए एक दिन में 10 लाख रुपए की सेल हुई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 5,000 की शॉपिंग हुई। अगर 10 लाख रुपए की सेल हुई तो 10 लाख की सेल पर आपको कितने पॉइंट्स मिले होंगे? 500 पर 10 पॉइंट्स, तो 10 लाख पर कितने पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की कितनी वैल्यू, फिर उसको स्टैंड अलोन प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट करना है, वो निकालना है। आइए बताता हूं कैसे। टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड ऑन 10 लाख की सेल, 10 लाख की सेल पर कितने पॉइंट्स अवॉर्ड हुए होंगे? तो 10 लाख डिवाइड बाय 500 इंटू 10, 20,000 पॉइंट्स। 20,000 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी? 20,000 इंटू 0.5, 10,000 रुपए की वैल्यू होगी। अब आप इस 10,000 रुपए के पॉइंट्स के लिए सेल बुक बाद में करोगे, तो कैसे करोगे आप? प्रोसीड्स ऑफ 10 लाख, आपको कुल मिला के 10 लाख रुपए आए, आपको इस 10 लाख के प्रोसीड को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। टू बी एलोकेटेड इन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, सेल टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, तो 10 लाख आपका प्रोसीड्स है, उसमें 10 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 क्या है? 10 लाख का प्रोसीड मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स प्लस 10,000 इज अ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ पॉइंट्स। कुल मिला के टोटल सेलिंग प्राइस इज 10,10,000। तो आपकी सेल इतनी बुक होगी। लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑन द पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड, 10 लाख का प्रोसीड, उसमें 10,000 अपॉन 10,10,000, ये आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट होगा। आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू प्रोविजन फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स, प्रोविजन फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स या फिर लाइबिलिटी वॉट एवर। ये प्रोविजन आप रिवर्स कब करोगे? जब ये पॉइंट्स रिडीम होंगे या फिर लैप्स हो जाएंगे। सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। आइए सेकंड केस देखते हैं। हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन be recorded in the year 1920? The company has requested you to present the sale of goods and redemption as independent transaction. Total sales of the entity is 5,000 lakhs. 5,000 lakhs. तो 5,000 lakhs divided by 500 into 10 मतलब 100 lakhs. 100 lakhs मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ का क्या होगा पॉइंट्स का? सेम। 5,000 lakhs डिवाइड बाय 500 इंटू 10 तो 1 करोड़ पॉइंट्स, उनका वैल्यू 50 लाख। प्रोसीड कितना हुआ आपका? 5,000 लाख। आप ध्यान से देखो, ये 5,000 लाख लिखा है मैंने राउंडिंग ऑफ नहीं किया है। 5,000 और उसके आगे मैंने 5 जीरो और लाख के भी डाल दिए। इसको मुझे अपोर्शन करना है
सेल वैल्यू और लाइबिलिटी कंपोनेंट सेम, मैंने ये अपोर्शन किया उसी तरीके से और मैंने सेल बुक कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल कंपोनेंट टू लाइबिलिटी कंपोनेंट। आई बात समझ में? अब इसमें से भी ये जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है ये किसके लिए है? 1 करोड़ पॉइंट के लिए, जिसमें से हमें पता है कि टेक्निकली देखा जाए तो कुल मिला के 96 लाख 40 पॉइंट्स ही रिडीम होंगे, उसमें से 82 लाख पॉइंट इसी साल रिडीम हो गए और रिमेनिंग 14 लाख 40 पॉइंट्स अगले साल रिडीम होंगे। आइए, आउट ऑफ टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स 18 लाख पॉइंट्स आर अनडिस्काउंटेड, ऑफ विच 80% आर एक्सपेक्टेड टू बी रिडीम्ड इन द नेक्स्ट ईयर्स, दैट इज 14,40,000। तो क्या करोगे? रेवेन्यू इन 1920 फॉर द पॉइंट्स ऑलरेडी रिडीम्ड। इस पूरे 4950 के लाइबिलिटी में से 82 लाख के पॉइंट्स ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं, तो प्रोपोर्शनेट हमें रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा सेम ईयर में। तो इनटू 82 डिवाइड बाय 82 प्लस 1440, क्योंकि टोटल मिला के 1 करोड़ नहीं करेंगे। यहां बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर यहां डिवाइड बाय 1 करोड़ क्यों नहीं किया? 1 करोड़ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आउट ऑफ 1 करोड़ आई एम श्योर कि 3,60,000 रिडीम होंगे ही नहीं। कुल मिला के जो मैंने ये आपसे जो 49,50,000 लिए हैं ना, ये मैंने आपसे 96,40,000 पॉइंट्स के लिए, ठीक है? तो मैं इसको अलोकेट करूंगा, ये इतना रेवेन्यू बुक हो जाएगा। तो मैंने लाइबिलिटी जो ऊपर बुक की थी टू लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी को रिवर्स करके टू सेल बुक करूंगा सेम करंट ईयर में, मतलब 1920 में। अब सोचो आपने लाइबिलिटी बुक की थी 4950 495, उसमें से 42,11,002 आपने लाइबिलिटी रिवर्स भी कर ली, तो रिमेनिंग आपका 7,39,493 का ये आपका अभी भी लाइबिलिटी कंपोनेंट बचा हुआ है फॉर 18 लाख पॉइंट्स, जिनका सिर्फ 80% ही रिडीम होगा। आगे क्या बोल रहा है? हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द ईयर एंड 1920 बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स विल बी रिडीम्ड। ये बोल रहा है कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 1920 ईयर एंड पे, हमने बता दिया 42 लाख समथिंग करेंगे, और कितना रिमेनिंग बच जाएगा 7,39,000। तो आइए, ये आपका लाइबिलिटी एज एट एंड ऑफ 1920 फॉर अनडिस्काउंटेड पॉइंट्स बेस्ड ऑन 80% एस्टिमेशन, ये ऑन टोटल ऑन ऑलरेडी ऑन 82 lakhs। तो 739,493 मे बी रिकॉग्नाइज इन द नेक्स्ट 2 years, ठीक है? फिर वो आपसे ईयर 2020-21 में बात कर रहा है कि मान लीजिए 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड, जितने भी आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स बचे थे उसका 60% डिस्काउंट हो गए, बैलेंस 40% ऑफ द डिस्काउंट आउटस्टैंडिंग 1920 स्टिल रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग, हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज? आइए, 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट कितने बचे हैं? 18 लाख का 60% करो, 10,80,000। 10,80,000 और भी बुक हो गया, मतलब और भी रिडीम हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग होने वाली है आपकी। लास्ट ईयर में 82 लाख पॉइंट रिडीम हो गए थे, करंट ईयर में आपके 10,80,000 और रिडीम हो गए। क्यूमुलेटिवली कितने रिडीम हुए? 82 लाख लास्ट ईयर के, करंट ईयर में 10,80,000 क्यूमुलेटिवली रिडीम कितने हुए वो देखो। क्यूमुलेटिव पॉइंट्स रिडीम्ड टिल डेट 82 पिछले साल का और 1080 इस साल का, कुल मिला के 9280, और टोटल कितने रिडीम होंगे? 96,40,000, हमने ये दिखाया था। एस्टिमेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पॉइंट्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, 96 में से 92 रह जाएगा। हमें लगता है कि अगले साल सिर्फ 3,60,000, क्योंकि टोटल मिला के 9640 में से 9280 ही रिडीम होंगे, हो चुके हैं, तो रिमेनिंग आपके 360 आपके अगले साल रिडीम होंगे। क्या करेंगे? टोटल रेवेन्यू ऑन द पॉइंट्स रिडीम टिल डेट क्यूमुलेटिव बेसिस पर आपका टोटल लाइबिलिटी कंपोनेंट ये था, उसमें से आज तक 92,80,000 रिडीम हो चुके हैं, डिवाइड बाय 9640, तो आपका इतना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए आज तक। टिल डेट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। उसमें से कितना रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ है?
ऑलरेडी इन 1920 42,11,002, तो आप 55,4,620 को रेवेन्यू करंट ईयर में बुक करोगे ईयर 2021 में। समझ में आया? बस यहां पर आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने क्यूमुलेटिवली क्यों किया। यहां पर क्यूमुलेटिवली करना है, सही बताऊं दिल की बात, ये मैनेजमेंट के ऊपर है। ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, इंडियस ने थोड़ी बताया कि आपको क्यूमुलेटिवली करना है। ये मैनेजमेंट का करने का तरीका है। आप चाहो तो क्यूमुलेटिवली नहीं भी करो, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आपका जो ये रिमेनिंग बचा था, ये रिमेनिंग आपका बचा था 14,40,000 के बेसिस पे, उसमें से 1080 आपका और हो गया, आप ये भी कर सकते हो। ये बस तरीका है। मतलब आप ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते थे ना, पिछले साल का क्यों ले रहे हो? 739 493 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 1080, सीधा सीधा आप ऐसा भी कर सकते थे, आपका आंसर बदल जाता। बट आईसीआई ने जैसा किया है मैं आपको वैसा बताऊंगा। तो यहां पर कोई लॉजिक नहीं है कि क्यूमुलेटिवली क्यों कर रहे हैं, नहीं भी कर सकते। दिस इज जस्ट अ वन टेक्निक। वी कैन यूज अनदर टेक्निक, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू यूज अनदर टेक्निक्स। लास्ट ईयर में क्या होगा? ईयर 2021 में irrespective of the points number of points redeemed, estimate entire balance of outstanding liability should be recognized whether the points availed or not। लास्ट ईयर आपका है, जहां पर दूसरा साल है, यहां पर कितने पॉइंट्स रिडीम हुए, कम हुए, ज्यादा हुए, इससे कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अब कितने भी पॉइंट्स रिडीम हो जाए, ठीक है, तो रिमेनिंग पूरा का पूरा बुक करना पड़ेगा। हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड? 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, कितने भी रिडीम हो, आपको पूरा रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप जरूर इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 का सी, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। सी में ऑप्शन है, लिखा है ना इधर और, तो आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, दो में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आरटीपी में 19 का क्वेश्चन है, इंडेस 33 का, और इंडेस 109 के ऊपर बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क करके रखा है। एंटिटी इशूज 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। एंटिटी ने बॉन्ड्स इशू किए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, आगे चल के वो कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में, तो डायलूटेड अर्निंग पर शेयर का इफेक्ट आ सकता है। द बॉन्ड्स हैव अ 3-year टर्म, आर इशूड एट पार विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज पर बॉन्ड, गिविंग अ टोटल प्रोसीड्स ऑफ 20 लाख। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन अरियर्स, इन अरियर्स लिखा है मतलब एट द एंड, एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल एट द टाइम अप टू मेच्योरिटी इनटू 250 ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर आपने आगे चल के कन्वर्ट करवा लिया तो कन्वर्जन कितना होगा? 250 इंटू 2000, 5 लाख इक्विटी में कन्वर्जन होगा। एंटिटी हैज गिवन एन ऑप्शन टू सेटल द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स और इन कैश। एंटिटी ने ऑप्शन दिया है, या तो आप प्रिंसिपल अमाउंट को कन्वर्ट करवा लो कैश में, सॉरी कन्वर्ट करवा लो इक्विटी में, या तो कैश ले लो, मतलब ये कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है। When the bonds are issued, prevailing market interest rate for the similar debt without conversion option is 9%. ये हो गया आपका ER at the issue date. Market price of one ordinary share is 3. Income tax is ignored. Calculate basic and diluted earning per share. Profit attributable to ordinary equity shareholders of the parent 10 lakh. Ordinary equity shares outstanding 12 lakhs. Convertible outstanding 2000. देखो जहाँ तक बात है बेसिक की, तो बेसिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स 12 लाख, सीधा सीधा निकलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 डिवाइड बाय 12 मतलब 0.833 आपका बेसिक आ जाएगा। जहां तक बात है डाइल्यूटेड की, तो डाइल्यूटेड में आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, कितने? ये वाला पोर्शन, ये आपके पोटेंशियल इक्विटी है, क्योंकि आगे चल के ये कन्वर्ट हो सकता है, चांसेस हैं 50-50 चांस, मान लो कैश में भी दे सकते हैं, कन्वर्ट भी हो सकता है, इसका मतलब 50% चांसेस हैं। अगर ये कन्वर्ट हो गया
तो इसका मतलब आगे चल के इंटरेस्ट सेव हो सकता है। तो करंट ईयर में हमने कितना इंटरेस्ट बुक किया होगा, क्या लगता है करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट बुक किया होगा? क्या हमने करंट ईयर में 6% के हिसाब से इंटरेस्ट बुक किया होगा? द आंसर इज नो। बस यहीं पर यहां पर बच्चा गलती खा सकता है, क्योंकि सीधी बात है इस हम इंस्ट्रूमेंट को हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब इंड AS 109 के अकॉर्डिंग बुक किया होगा, इसका फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट अलग से बुक किया होगा, अगर आपको याद हो तो। कैसे? आइए, सबसे पहले अगर हमने बॉन्ड इशू किया होगा तो उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट हमने निकाला 18,48,000। कैसे? 1,20,000 का इंटरेस्ट जिसका एन्युटी फैक्टर, ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है। इसका एन्युटी करके हमने बॉन्ड लायबिलिटी शैल बी रिकॉग्नाइज एट दिस वैल्यू, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का फाइनेंस कॉस्ट हमने 9% पे निकाला होगा 1,66,331, जबकि पेमेंट हुआ होगा सिर्फ फर्स्ट ईयर में 120। तो फर्स्ट ईयर में जो 120 का पेमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट पर है, पर हमने P&L में डाला कितना होगा 166। जो हमारा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल आ रहा है 10 लाख, वो भी आफ्टर फाइनेंस चार्ज ये 166 के बाद ही आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम डाइल्यूटेड निकालेंगे तो हम बोलेंगे अज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसमें 10 लाख आपका ऑलरेडी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल था। अगर ये रिडीम हो, अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो सेविंग इन फाइनेंशियल चार्जेस होगा 166 का डिवाइड बाय 12 और प्लस 5 क्या है वो जो कन्वर्टेबल पोर्शन, आपका जो डाइल्यूटेड EPS आएगा वो आएगा 0.686, ठीक है बेटा। ये था आपका क्या, ये था आपका बेसिक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने का तरीका। क्या किया हमने? डिवाइड में तो नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कर दिए 5 लाख, न्यूमरेटर हमने फाइनेंस चार्जेस जो हमने ओरिजिनली डेबिट किए होंगे P&L में हमने उनको ऐड बैक कर लिया। क्वेश्चन में कहीं पर टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, इग्नोर टैक्स, इसीलिए हमने माइनस टैक्स नहीं किया। अगर दिया होता तो हम डेफिनेटली उसका टैक्स इफेक्ट ले लेते, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, RTP नवंबर 18, इंड AS 24 के ऊपर क्वेश्चन है, RTP नवंबर 18 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ABC is a long outstanding customer of XYZ। अच्छा, XYZ और ABC लिमिटेड, ये कौन है? कस्टमर। तो ये कौन हुआ? सप्लायर। मिसेस P whose husband is a director in XYZ लिमिटेड। अच्छा, एक मिसेस P हैं जिनके हस्बैंड मिस्टर P वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। किस कंपनी के डायरेक्टर? XYZ लिमिटेड के। मिसेस P whose husband is a director in XYZ लिमिटेड परचेज द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एंटिटी ABC। ओहो, मिसेस B ने ABC के 51% शेयर्स अक्वायर कर लिए। देखो कैसे हुआ, मिसेस P ने ABC के शेयर्स अक्वायर कर लिए। मिसेस ABC लिमिटेड की मालकिन कौन है? मिसेस P। मिसेस P के हस्बैंड जो डायरेक्टर हैं किसमें? XYZ में। तो अल्टीमेटली XYZ और ABC क्या बन गए? रिलेटेड पार्टी। क्यों? जब तक इसने शेयर एक्वायर नहीं भी किए थे तब तक भी मिसेस P जो थी वो डायरेक्टली XYZ की रिलेटेड पार्टी थी। कैसे? क्योंकि XYZ का की मैनेजरियल पर्सन है मिस्टर P और मिस्टर P का क्लोज फैमिली मेंबर भी XYZ का रिलेटेड पार्टी होता है। एक एंटिटी की रिलेटेड पार्टी कौन होता है? उसका KMP और KMP के क्लोज फैमिली मेंबर्स। तो मिसेस P तो पहले से ही रिलेटेड पार्टी है XYZ लिमिटेड की। अब मिसेस P ने किसको खरीद लिया? ABC लिमिटेड को खरीद लिया। तो अगर XYZ के लिए मिसेस P रिलेटेड पार्टी है तो मिसेस P की जो कंपनी है जिसमें मिसेस P मालकिन है वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में क्या बन गए? रिलेटेड पार्टी। अच्छा, कब एक्वायर किया? 1 जून 2019 को एक्वायर किया, मतलब अप्रैल मई में रिलेटेड पार्टी ABC और XYZ नहीं थे। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम XYZ टू ABC इन द 2 months पीरियड टोटल 8 लाख। 2 महीनों की जो सेल है वो 8 लाख के, जब वो ABC और XYZ रिलेटेड नहीं थे। ABC और XYZ रिलेटेड कब हुए? जब मिसेस P ने ABC के शेयर एक्वायर किए, मतलब 1 जून।
Following the share purchase by Mrs. P, XYZ begin to supply the products at a discount of 20% to their normal selling price and allowed ABC 3 months credit. अब देखो जैसे ही रिलेटेड पार्टी हो गया, XYZ उसको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहा है. सेल कितना हुआ इस पूरे पीरियड में 1 जून से लेकर मार्च तक? 60 लाख का. और ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 18 लाख का. एनालाइज एंड शो क्वांटिफाइंग द अमाउंट्स ऑल्सो अबाउ हाउ द अबाउ इवेंट्स वुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको पता है इंडेस 24 रिपोर्टिंग बताता है, डिस्क्लोजर्स बताता है कि जब भी रिलेटेड पार्टीज होंगे तो आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए. आइए सबसे पहले तो मिसेस पी इज रिलेटेड पार्टी टू XYZ सिंस शी इज अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ KYP of XYZ. Mrs. P acquired controlling interest over ABC on 1st June. Therefore, ABC shall be regarded as related party of XYZ from 1st June. Now, XYZ has transaction with its related party, that is ABC Limited. Therefore, following disclosures are required. XYZ को following disclosures करने पड़ेंगे. क्या क्या? Nature of transaction. किसके रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर पूछ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ, ABC नहीं. तो उसको क्या क्या बताना पड़ेगा कि उसने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, दैट इज 60 लाख जनरेट किया ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन वी वर रिलेटेड. जब हम रिलेटेड नहीं थे उस पीरियड का डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऐसा नहीं कि 60 + 8 दिखाना पड़ेगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिलेशन आपको दिखाना है सिर्फ. आउटस्टैंडिंग बैलेंस 18 लाख. ऑल्सो XYZ लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द फेवरेबल टर्म्स विद ABC लिमिटेड इफ एनी. और अगर कुछ फेवरेबल टर्म्स अगर आपने उसके साथ डिस्क्लोज किए, जैसे हमने उसको नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 3 महीने का देते हैं जबकि नॉर्मली हम 1 महीने का देते हैं अपने अदर कस्टमर्स को, तो वो क्रेडिट पीरियड वाली 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाली बात, ये सब आप डिस्क्लोज करोगे. दैट्स इट. ठीक है, ये था आपका MTP. आई होप आपको MTP पूरा कंप्लीट हो गया होगा. अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्किंग करवाएंगे MTP के, तो मैं कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूंगा क्योंकि कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था. इंटेंजिबल वाला, असेट वाला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क थोड़ा बहुत करना चाहूंगा. ठीक है, इंपेयरमेंट वाला क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. इंडेस 19 वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. इंडेस 19 के ऊपर जो आया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का B. फिर क्वेश्चन नंबर 2 का C ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्लासेस में भी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है. 3 का A इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोविड-19 के रिलेटेड जितने भी FAQs इंस्टीट्यूट ने जनरेट किए हैं वो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप वो करके जाइएगा. 3 का C इज इंपॉर्टेंट. लोन बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी अंडर 3 सिनेरियोस. 4th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. 5th का A इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. 5th का B इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है. 6th का A इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. 6th का B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 6th का C का जो पहला वाला ये EPS वाला है वो इंपॉर्टेंट है. इंडेस 24 वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा. ठीक है, दिस वॉज MTP गाइज. आई होप यू हैव लाइक्ड ऑल द 2 सेशंस. सेशन नंबर 1 हमारा लाइव था. सेशन नंबर 2 हम लाइव कंडक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वैसे ही 4.5 घंटे हो चुके थे, रात हो चुकी थी, 10:30 बज चुके थे, तो इसलिए मैंने बच्चों को कमिटमेंट किया था कि मैं सेशन नंबर 2 अलग से अपलोड करूंगा. थैंक यू सो मच. MTP का पार्ट 2 आपके सामने है. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.